आज सर टाइम आया कुछ और करने का। आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है सर? है सर वो पैसा कि मैंने कहां से प्रोक्योर करना है, मैं कहां से मैं प्रोक्योर करूंगा, वही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। डेट से प्रोक्योर करना है या फिर इक्विटी से प्रोक्योर करना है, वही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। आज डिसाइड करेंगे दोस्तों, आज डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि मैं डेट से पैसा प्रोक्योर करूं या इक्विटी से। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये इफेक्ट होता है कि मैंने प्रोक्योरमेंट कहां से करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की एंड देखते हैं कुछ टॉपिक्स अपने। ओके, तो हमारे पास सर 13 टॉपिक है। सर 13 टॉपिक याद करने कुछ मुश्किल नहीं हो जाएंगे दोस्तों? इस वीडियो में आपको यूं याद हो जाएंगे, यूं। बस मेरे साथ ये वीडियो देखते रहिए एंड याद करवाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 13 पॉइंट कैसे याद करने हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। करने कैसे हैं ये, एक यहाँ पे मैंने क्या दी हुई है, एक मेमोरी टेक्निक दी हुई है कि मेमोरी आप इसे मेमोराइज कैसे कर सकते हो। क्या याद रखना है आपने? सिर्फ एक लाइन, सर एक लाइन में 13 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। इससे और क्या चाहिए आपको दोस्तों? तो क्या है वो लाइन? फर्स्ट CID कॉस्ट एंड कैपिटल कंट्रोल। बस फर्स्ट CID कंट्रोल कॉस्ट, फर्स्ट CID कॉस्ट एंड कैपिटल कंट्रोल। तो देखते हैं हम क्या है इस लाइन में, क्या क्या छुपा हुआ है फर्स्ट CID एंड कैपिटल कंट्रोल में। तो दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में क्या है? F फॉर फ्लेक्सिबल, I फॉर इन्वेस्टमेंट, F फॉर फ्लेक्सिबल, I फॉर इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड R फॉर रिस्क कंसिडरेशन, S फॉर स्टॉक मार्केट कंडीशन, T फॉर टैक्स रेट। ये तो हो गया सर फर्स्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, F फॉर फ्लेक्सिबल, I फॉर इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, R फॉर रिस्क कंसिडरेशन, S फॉर स्टॉक मार्केट कंडीशन एंड T फॉर टैक्स रेट। ओके, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है सर CID, C फॉर कैश फ्लो पोजीशन, I फॉर इंटरेस्ट कवर रेशियो, D फॉर डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, CID हो गया। अभी है सर कॉस्ट। कॉस्ट में 3 आ जाती हैं, 3 तरह की कॉस्ट है यहाँ पे। कौन से 3 तरह की कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, फ्लोटेशन कॉस्ट। 3 तरह की कॉस्ट आ गई सर। अभी कैपिटल एंड कंट्रोल बहुत ही इजी है याद करना। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज एंड कंट्रोल। एक बार फिर मेरे साथ, तो चलिए सर एक बार फिर मेरे साथ। F फॉर फ्लेक्सिबल एंड F के बाद क्या है? I फॉर इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, R फॉर रिस्क कंसिडरेशन, S फॉर स्टॉक मार्केट कंडीशन, T फॉर टैक्स रेट, एंड उसके बाद आ गया हमारे पास C फॉर कैश फ्लो पोजीशन एंड I फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, D फॉर डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कॉस्ट ऑफ अ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट। 3 कवर हो गई उसमें। एंड हमारा साइलेंट है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, कंट्रोल। बस हमारा इतनी सी ही यहाँ पे 13 पॉइंट्स हैं। इसी के साथ मैं 13 पॉइंट्स आपको याद करवा दूंगा एंड मेरे साथ साथ अभी प्रोसीड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल है फर्स्ट फ्लेक्सिबल। फर्स्ट का फर्स्ट F पे क्या है? फ्लेक्सिबल। चलिए देखते हैं फ्लेक्सिबल क्या है सर। Flexibility. What is the meaning of a flexibility? If a firm uses its debt potential to the full, it loses the flexibility to issue further debt. फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मीनिंग है सर? अगर मेरे पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सपोज करो मेरी एक कंपनी है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे कि मेरी एक कंपनी है यहाँ पे, क्या नाम है इसका, क्या नाम रखें? एक्स लिमिटेड।
एक्सेल लिमिटेड कंपनी है एंड ये एक्सेल लिमिटेड के पास मैक्सिमम पावर है कि ये 5 लाख का ही डेट यूज कर सकती है। बैंक ने 5 लाख की ही लिमिट इससे प्रोवाइड की है, 5 लाख के ऊपर ये यूज नहीं कर सकती। तो होता क्या है दोस्तों, हमने ऐसा नहीं कि 5 लाख का 5 लाख यूज कर लेना है, कुछ हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लाइक हम 3,50,000 यूज कर लें 5 लाख में से, एंड बाई चांस अगर कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी में, उसके लिए मेरे को बचाकर यहां पे 1,50,000 रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या है फ्लेक्सिबिलिटी में कि हमारा इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर कि हमारे पास अगर जरूरत पड़े सर तो उतने पैसे हों हमारी लिमिट में। हमारी जो डेट कैपेसिटी है ना, डेट यूज करने की कैपेसिटी है, उसमें इतने पैसे होने चाहिए सर कि मैं अपना जो डेट है वो फर्दर यूज कर सकूं इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू द फुल, इट लूजेस, अगर उसने फुल लेवल पे कर लिया, 5 लाख पे कर लिया, इट लूजेस द फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर डेट। To maintain flexibility, it must maintain some borrowing power to take care of the unforeseen circumstances. कभी भी सर कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कुछ बचाकर भी रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेट पूरा यूज कर लो। तो एफ का फर्स्ट पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है दोस्तों। एफ फॉर फ्लेक्सिबल। आई पे चलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, चलते हैं आई पे, ROI। ठीक है, ROI रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सर ये तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, नहीं देखा तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, इसी पे था कि अगर हमारा ROI जो रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो हमारा डेट यूजेज हमें फेवरेबल लिवरेज देता है। हमारा जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे EPS भी बढ़ेगा। अगर ROI कम है सर, ROI यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, ओके, रेट ऑफ रिटर्न अगर कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम है हमारा, तो रेट ऑफ रिटर्न हमारा कम है, एंड आप देख सकते हो कि हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट मेरा मेन पैरामीटर है, तो इंटरेस्ट रेट से अगर रेट ऑफ रिटर्न कम है तो हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, जैसा कि मैंने सेकंड जो हमारी एग्जांपल है उसमें किया था। सेकंड एग्जांपल में क्या था सर, रेट ऑफ रिटर्न हमारा कम था, तो उसकी वजह से जैसे जैसे मैं डेट बढ़ाता गया EPS हमारा कम होता गया। तो हमने क्या फैक्टर कंसीडर करना है सर, ROI को ध्यान में रखकर ही देखना है फिर कि डेट से पैसा लेना है या फिर इक्विटी से पैसा लेना है। देखो क्या है यहाँ पे, if the ROI of the company is higher, it can choose on trading on equity। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग यहाँ पे डेट यूज हो सकता है। ठीक है, इसको ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं कि डेट हायर अमाउंट पे यूज करना। टू इंक्रीज द EPS, इट्स एबिलिटी टू यूज डेट इज ग्रेटर। ओके, वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड एग्जांपल फॉर, वही सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। बिना किसी देरी हम आगे चलते हैं। हमारे पास अभी सेकंड का भी हो गया, आई भी हो गया, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड है हमारे पास रिस्क कंसीडरेशन। तो चलिए देखते हैं अभी रिस्क कंसीडरेशन क्या है। As discussed earlier, use of a debt increase the financial risk। सर जब भी मैं डेट यूज करता हूं मेरा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। सर ये फाइनेंशियल रिस्क क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए। रेफर्स टू द पोजीशन व्हेन अ कंपनी इज अनएबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल चार्जेस, नेमली इंटरेस्ट पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल रिस्क क्या है सर कि मैं अगर बाई चांस डिफॉल्ट कर दूं
डिफॉल्ट किस में कर दूं कि रीपेमेंट करने में। मेरे पास पैसा नहीं है, सामने डिवेंचर होल्डर सामने खड़ा है मेरे, वो कहता मेरे को इंटरेस्ट दो, मेरे पास पैसा ही नहीं है सर, इस बार मेरी इनकम बहुत कम हुई है एंड मैं कहां से उसे इंटरेस्ट दूं। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट कर दिया, मेरी इनकम कम हुई तो मैंने डिवेंचर्स को पैसा नहीं दिया, मैंने उनको रीपेमेंट नहीं की, तो ये मेरा फाइनेंशियल रिस्क है कि फ्यूचर में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी इनकम कम हो जाए। मैंने पहले ये कंसीडर करना है, फिर ही डिसीजन लेना है कि डेट से पैसा आएगा या फिर इक्विटी से पैसा आएगा। ठीक है, आगे क्या है, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क एवरी बिजनेस हैज सम ऑपरेटिंग रिस्क। देखो टोटल रिस्क क्या है सर, फाइनेंशियल रिस्क FR प्लस OR ऑपरेटिंग रिस्क। सर फाइनेंशियल रिस्क तो मालूम पड़ गया कि मैं कितने % चांसेस हैं कि मैं डिफॉल्ट कर दूंगा पेमेंट को, एंड ऑपरेटिंग रिस्क क्या है हमारे पास, बिजनेस रिस्क क्या है या ऑपरेटिंग रिस्क भी कहते हैं। बिजनेस रिस्क डिपेंड अपॉन द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेरी जितना फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा उतना मेरा बिजनेस रिस्क भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना मेरा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा उतना ही मेरा बिजनेस रिस्क भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने सर फिक्स्ड वो पेमेंट तो करनी ही करनी है जो फिक्स्ड है, एंड मैं उसे ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा जो वो ना मैं पेमेंट करूं तब भी मेरा चलेगा, नहीं सर, तो मेरे को वो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो मेरा ये क्या हो गया, बिजनेस रिस्क। ओके, एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि मैं कितने % चांसेस है मैं डिफॉल्ट कर दूंगा। ओके, हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिजल्ट इन हायर बिजनेस रिस्क एंड वाइस वर्सा। जितना मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होगा ना सर, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उतना ही मेरा बिजनेस रिस्क बढ़ेगा, एंड जितना कम होगा उतना बिजनेस रिस्क कम होगा। ओके, टोटल रिस्क upon the total risk upon both the financial risk and business risk। total risk का क्या फॉर्मूला है सर, financial risk and operating risk, या फिर operating या फिर business, दोनों एक ही बात है, operating and business risk। if a firm uses business high risk is lower। क्या है, if a firm, क्या लिखा है, firm business risk is lower its capacity to use that is higher and vice versa। जितना सर मेरा बिजनेस रिस्क कम होगा, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कम लगाई है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कम पड़ रही है, उतना ही मैं डेट ज्यादा यूज कर सकता हूं, अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरा अंडर कंट्रोल रिस्क है। तो यहां पे सर क्या हो गया, रिस्क कंसिडरेशन अभी मैंने किया, फ्लेक्सिबल FI for rate of return on investment, R for risk consideration। स्टॉक मार्केट कंडीशन पे चलते हैं अभी, ये रही हमारे पास, इधर देखिए FIR ST, S for स्टॉक मार्केट कंडीशन। अभी हुआ कुछ ऐसा कि आजकल बहुत बूम पीरियड चल रहा है। बूम मीन्स कि मार्केट में सर बहुत हाई प्राइसेस आए हुए हैं शेयर्स के। ठीक है, शेयर्स हमारा बढ़ता ही जा रहा है। जो नॉर्मल प्राइस होता था वो शेयर का 100 था, आज वही शेयर 500 का सेल हो रहा है। तो मैं कहां से सर पैसा रेज करूंगा, जाहिर सी बात है मैं इक्विटी इश्यू करूंगा। क्यों इक्विटी इश्यू करूंगा, क्योंकि एक शेयर जो कि 100 रुपीज का था 500 का है, क्यों नहीं करूंगा सर उसका, मेरे शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ है, मेरे एक शेयर का 5 मल्टीप्लाई प्राइस मेरे को मिल रहा है, तो मैं डेट से पैसा क्यों रेज करूं। ठीक है, तो जैसी हमारी मार्केट होगी वैसी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, वैसी हमारी प्रोक्योरमेंट होगी। अगर मार्केट हाई है तो मैं शेयर परचेज करूंगा, मार्केट लो है जो कि एक 100 का शेयर नॉर्मली बिकता था, लो का मीनिंग क्या है, आज वो 50 रुपए मेरे को दे रहा है सामने वाला कि मेरे को ये शेयर 50 का दे दे, इससे ऊपर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मार्केट हमारी डाउनवर्ड शिफ्ट हुई है। तो मैं डेट से पैसा रेज करूंगा, क्योंकि मेरे इक्विटी शेयर की तो सर वैल्यू ही नहीं है। ओके, देखो क्या लिखा है इसमें अभी, इफ द स्टॉक मार्केट आर बुलिश मीन्स
कि बहुत ही ऊपर है, जो शेयर का प्राइस है बढ़ा हुआ है, ठीक है, बढ़ गया है वो। इक्विटी शेयर्स आर मोर इजीली सोल्ड इवन एट अ हायर प्राइस। यूज ऑफ इक्विटी इज ऑफन प्रेफर्ड बाय कंपनी इन सच अ सिचुएशन। उस सिचुएशन में हम इक्विटी ही यूज करेंगे। हाउएवर ड्यूरिंग अ बियरिश मींस कि 100 का शेयर नॉर्मली होता है, आज 50 का है, ठीक है, बियरिश फेस अ कंपनी में फाइंड रेज ऑफ इक्विटी मोर डिफिकल्ट एंड इट में ऑप्ट फॉर अ डेट। थस स्टॉक मार्केट कंडीशन ऑफन अफेक्ट द चॉइस बिटवीन द टू। ओके, अभी हमारे पास सर F हो गया, F फॉर फ्लेक्सिबल एंड R फॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं उससे याद रखना वो। उसके बाद है रिस्क कंसिडरेशन। सर रिस्क कंसिडरेशन में क्या था, एक था हमारे पास बिजनेस रिस्क, एक था हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क। ओके, तो आगे है हमारे पास स्टॉक मार्केट कंडीशन। अगर मेरा प्राइस हाई है तो इक्विटी शेयर का प्राइस हाई है तो इक्विटी से पैसा लेंगे, अगर प्राइस डाउन है तो डेट से पैसा लेंगे। अभी है सर टैक्स रेट, हमारा फर्स्ट आज कंप्लीट होने जा रहा है FIRST। ओके, तो T फॉर टैक्स रेट। अभी देख लेते हैं टैक्स रेट भी क्या है। टैक्स रेट क्या है यहां पे कि अगर आप सभी को मालूम है दोस्तों कि जो हमारा डेट से पैसा रेज किया हुआ है ना, वो उसका इंटरेस्ट हम P&L में डालते हैं। मैं बहुत बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, उसका इंटरेस्ट P&L में जाता है। P&L में इंटरेस्ट जाने की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। एंड नेट प्रॉफिट जब कम हुआ है ना सर, जब नेट प्रॉफिट कम हुआ तो उस पे क्या लगता है, उस पे टैक्स लगता है। तो टैक्स रेट किस पे अप्लाई होता है, नेट प्रॉफिट पे। तो सर अगर टैक्स रेट मेरा हाई है, मेरा टैक्स रेट हाई है, गवर्नमेंट ने हाई परसेंटेज फिक्स की हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेट से पैसा रेज करूंगा एंड इंटरेस्ट यहां पे डालूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट यहां पे डाल दिया, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। एंड प्रॉफिट कम हो गया, बेशक गवर्नमेंट ने टैक्स हाई रखा हुआ है, बट इंटरेस्ट डालने की वजह से मेरे को टैक्स कम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अगर टैक्स रेट हाई है तो किससे पैसा उठाएंगे, तो डेट से पैसा उठाएंगे। अगर टैक्स रेट लोअर है ना सर, सपोज करो यहां पे अभी 5% है, सिर्फ और सिर्फ 5%, तो सर अगर मैं इक्विटी से भी पैसा ले लूं तब भी कोई ज्यादा टैक्स नहीं मेरे को पे करना पड़ेगा, सिर्फ 5% ही है ना, तो इक्विटी से पैसा ले लूं। ठीक है ना, अगर टैक्स रेट हाई है फिर तो डेट से पैसा लेंगे एंड उसके इंटरेस्ट को यहां पे डालेंगे। इंटरेस्ट यहां पे डालने की वजह से नेट प्रॉफिट कम होगा, नेट प्रॉफिट पे लगता है टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर सर टैक्स रेट लो है तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं तो फिर इक्विटी से पैसा भी ले सकता हूं। देखो यहां पे लिखा हुआ है वही, Since interest is a deductible expense, P&L में डलता है, cost of a debt is affected by the tax rate, टैक्स रेट से भी अफेक्ट होता है। The firm is in our example are borrowing at the rate of a 10%, since the tax rate is 30, the tax cost of a debt is only 7%, a higher tax rate thus make debt relatively cheaper, ठीक है, and increase in interaction vice versa in equity। ओके, तो सर आज हमारे पास हो गया, क्या हो गया हमारे पास, FIRST का मीनिंग क्या है, फ्लेक्सिबल, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क कंसिडरेशन एंड स्टॉक मार्केट कंडीशन एंड टैक्स रेट। अभी चलते हैं सर सी पे। अभी क्या है, CID, सी फॉर कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन भी देख लेते हैं। कैश फ्लो पोजीशन फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। ओके, साइज ऑफ अ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर इशूइंग डेट। कैश फ्लो must not only cover fixed cash payment obligation but there must be sufficient buffer also। सर मेरे पास कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, वो भी मैंने ध्यान में रखना है जब मैंने इक्विटी या फिर डेट से सोचना है कि मैं किससे रेज करूं। ठीक है, क्योंकि मेरी जो पेमेंट की ऑब्लिगेशन है, जो कि मैंने
जो डिवेंचर्स को पे करना है, जो इक्विटी को पे करना है, बेसिकली पैसा बोलता है सर, पैसे से ही पेमेंट होगी, है ना। तो डेट पे रिस्क हायर है मेरा, क्योंकि मैंने तो पेमेंट करनी ही करनी है। अगर मेरे पास सर इतना कैश नहीं आता, मेरा इनफ्लो कम है, तो मैं किससे रेज करूंगा? मैं इक्विटी से रेज करूंगा, क्योंकि मेरे पास सर इतना होना चाहिए कैश कि मेरे पास कुछ पैसा मेरे पास भी पड़ा रहे। ऐसा ना हो सर 100 रुपीज आए, 100 ही मैंने दे दिए, 100 की ही मैंने पेमेंट कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे गोल्क में, मेरे बिजनेस प्रीमिसेस में कुछ पैसा पड़ा भी होना चाहिए, कब क्या पता सर कब जरूरत पड़ जाए, ठीक है। सफिशिएंट बफर होना चाहिए। अगर मेरे पास पैसा आता है तो मैं क्या करूंगा? मैं डेट से पैसा रेज करूंगा, क्योंकि मेरे पास कैश फ्लो है उतना कि मैं पेमेंट कर पाऊंगा। बट अगर पैसा नहीं आता है ना, फिर मैं डेट से पैसा रेज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी कैश है नहीं इतना कि मैं डेट का रीपेमेंट कर पाऊं। मेरे को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्योंकि जरूर रिस्क लेना यार। तो चलिए देखते हैं यहां पे, साइज ऑफ अ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एंड मे बी कंसीडर्ड बिफोर इशूइंग अ डेट। कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर द फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन बट sufficient buffer also. It must be keep in mind that a company has cash payment obligation for normal business operations, for इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स्ड एसेट। कहां पे जो कैश है वो किस किस पर्पस के लिए यूज होता है? नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए। उसके बाद है हमारे पास सेकंड, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद थर्ड पे आता है, अगर मैंने डेट लिया है ना, उसकी कमिटमेंट पूरी करने के लिए, ठीक है। तो कैश फ्लो देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। देखिए अभी फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट हमारा हो गया, उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन, दैट इज द सी हो गया हमारा। अभी सर आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देंगे। तो देखते रहिए मेरी ये वीडियोस दोस्तों। मैंने अभी तक फर्स्ट सी कवर किया है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।